अस्सलाम वालेकुम, आदाब एवरीवन। आज मेरे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत इंसान। फेसबुक पे उनसे मेरा तारुफ हुआ। काम उनका मैं ऑलरेडी देख चुका था, काफ़ी मूवीज़ में आपने भी उन्हें देखा होगा। उनकी मोस्ट वॉच मूवीज़ में गब्बर इज़ बैक है और उसके अलावा बॉम्बे वेलवेट में भी आपने उनका काम देखा है। लेकिन आज मैं उनसे जब गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा, तो मैं किसी फ़िल्म से नहीं बल्कि एक एडवर्टाइज़मेंट से करना चाहूँगा, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि उनकी एक्चुअल आइडेंटिटी है, जो कि मिलियंस ऑफ टाइम्स फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर देखा गया है। पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं जगदीश राजपूत रोहित सर से, जो कि मुंबई से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। जगदीश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला। तो जैसे कि मैंने अर्ज की कि वो एड के बारे में बताइएगा, वो एड क्या है कि एक 5 स्टार होटल में आप एक वेटर हैं, एक साहब आपके पास आते हैं और वो आपको कहते हैं कि कुछ बहुत ही हाई फाई डिश वो ऑर्डर करते हैं और आप उठा कर ले आते हैं समोसे, और अक्सर लोगों को ये नहीं पता कि वो एड है किस चीज का। तो सबसे पहले तो गुलाम भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। और आपके सभी व्यूअर्स को जो पाकिस्तान में और बाकी दुनिया में जहाँ जहाँ भी है, सबको मेरा नमस्कार और आदाब। वो एड एक क्रॉकरी का एड है। एक इंडिया में एक ब्रांड है, उसका नाम है बोरोसिल। वो बहुत ही प्रीमियम क्रॉकरी बनाती है। तो वो जो एड था, दैट एड वाज प्राइमरीली टू शो द क्रॉकरी, लेकिन वो क्रॉकरी पूरे पिक्चर में लास्ट में एक बार आती है फ्रेम में। पर वो उस एड के साथ में मैं क्या बोलूं, ट्रेजेडी ऐसी हो गई। वो एड, जैसा आपने ठीक कहा, किसी को पता नहीं वो एड है किसका, लेकिन इन द एंड वो एक मेटाफर बन गया कई चीज़ों के लिए। लोगों ने मतलब मांगा कुछ, मिला कुछ। ऐसे मान लीजिए कोई पॉलिटिकल डिसीजन आ गया जिसमें आपको डिस्काउंट, टैक्स कम होना था, टैक्स ज़्यादा हो गया, या आपका कस्टमर ने आपको पागल बना दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो हर टाइम वो मीम बन जाता है। फीडबैक आपको कैसा रहा? रिकग्निशन का कोई, आई बिलीव कि नेक्स्ट स्केल हुआ होगा उसको आफ्टर दैट नहीं, एड। उसका देखो क्या है, मैं बड़ा इस मामले में मैं बड़ा फॉर्चुनेट रहा कि एड एक्टर्स को कौन याद रखता है। आई मीन, एड तो मिलियंस ऑफ एड आते हैं, मिलियंस ऑफ टाइम होते हैं, तो बड़ा रेयर होता है कि एक एक्टर को एक एड से भी पहचाना जाए। तो मेरे ख्याल से उन एड्स में ये जो एड है, वो मेरे उन एड्स के या मेरे काम के उस लिस्ट में है, जो लोग अगर देखे एक बार तो दे रिमेम्बर, अरे ये हमने देखा था या इसने उसको फॉरवर्ड किया था। तो उससे मुझे काफ़ी फायदा हुआ इन द टर्म्स दैट इट एडेड टू माई आइडेंटिटी। और आज भी मैं अगर किसी को, मतलब जो, वैसे मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, कोई ज़्यादा लोग पहचानते नहीं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा ही नहीं पहचानता है, तो उसको मैं ये ऐड भेज देता हूँ। अच्छा। तो वो दे, अरे ये तुम हो, बोला हाँ ये मैं हूँ। तो देन इट एड्स टू माई presence in that room, that okay, this is the work that you had done, because it became a very famous ad, very famous ad. अच्छा सर, आपकी फिल्म्स पे आते हुए सबसे पहले गब्बर इज बैक स्टार्ट करते हैं और वो फिल्म बहुत ही हिट है। मतलब काफी, मतलब बहुत ही लोगों ने इसको सराहा उस फिल्म को। आपका किरदार बहुत मजे का, सुनील ग्रोवर की आप टेक ले लेते हैं, बाद में वो आपको पलट के वहीं वो आपको भी थोड़ी सी कुछ बातें बातें सुना देते हैं। वो एक्सपीरियंस कैसा था? वो फिल्म कैसी थी? और So I was supposed to play the police commissioner in that. I was told that I'm playing the police commissioner in that film. ओके। मैं सेट पे पहुंचा, जब मैं सेट पे पहुंचा तो सारे एक्टर्स ने अपने अपने कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम पहन लिए, मेरे कॉस्ट्यूम ही नहीं आ रहे हैं। तो जब मेरे कॉस्ट्यूम आ नहीं रहे तो कंटिन्यूसली मैंने असिस्टेंट को और इनको पूछा, मैंने बोला कपड़े कहाँ हैं मेरे भाई, अभी सब सेट पे जा रहे हैं, सब लोग कॉस्ट्यूम में आ गए, मैं अपने कपड़े, मेरे कपड़े, मैं और एक बंदा, दोनों के हमारे कपड़े नहीं आ रहे। बोले कपड़े कहाँ गए यार। फिर उसके बाद में एक ईडी आया, ईडी ने आके कहा कि सर देयर इज अ प्रॉब्लम, ये एक्चुअली आपका रोल ये नहीं है, कमिश्नर का रोल नहीं है, आपको इंस्पेक्टर यादव का रोल प्ले करना है। मैं कौन यादव? तो अब होता ही है ना, एक्टर के लिए बड़ा एक इनसिक्योर सा माहौल रहता है, क्योंकि सेट पे रोल चेंज होना मतलब कि इट कैन मीन 20,000 थिंग्स, वेदर दे लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन यू और वेदर यू आर नॉट फिट, समथिंग वेंट रॉन्ग। एक्टर वैसे ही इनसिक्योर आदमी होता है, वो और इनसिक्योर हो जाता है सेट पे। बोला बॉस ये क्या चल रहा है? बोला नहीं सर ये आपका याद। मैंने देखो तुम, और वो भी कांस्टेबल का रोल। अब एक कांस्टेबल का रोल, वो भी इस पिक्चर में। मैं बोला ये लोग मेरे को ना कहीं जूनियर आर्टिस्ट बना के मेरे से 3 लाइनें बना के मुझे खड़ा नहीं कर दे डंडा लेके बाजू में। तो मैं परेशान, तो मैंने वो ईडी को बोला तुम ना मतलब बताओ। बोला नहीं नहीं सर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। बोला क्या इंपॉर्टेंट रोल है? कमिश्नर के रोल से हवलदार का रोल कैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है? बोला नहीं ऐसा ऐसा। बोला देखो मैं प्रोफेशनल एक्टर हूँ, मैं सेट पे आ गया हूँ, आप मुझे कपड़े दो, मैं पहन लूंगा, मैं चला जाऊंगा सेट पे। पर यदि मैंने काम करने के बाद मुझे पता चला कि ये आपने मुझे ऐसे चूरन लगाया है, तो मैं कल से सेट पे नहीं आऊंगा। तो बोला अरे ये ऐसा। देन ही कॉल्ड द डायरेक्टर। अब जो डायरेक्टर थे वो बहुत बड़े डायरेक्टर है, मिस्टर क्रिश। ओके।
हाँ, तो क्रिश साहब आए मुझे वैन में मिलने के लिए। अरे बोला, तुम ये मिस्टेक हो गया है, आई टोल्ड द ऑडिशन गाय टू गिव यू दिस, ही टोल्ड यू दिस एंड देयर वाज अ कंफ्यूजन, सो ट्रस्ट मी दिस इज अ बेटर रोल। मैंने बोला ठीक है सर। अब मैंने काम करना चालू किया। अच्छा, इन द मीन टाइम क्या हो गया कि जो मेरा शरीर, मैं थोड़ा ऐसा, आई एम अ लिटिल बिग ऑन माय साइड। अब मेरे साइज के कपड़े बने थे, टोपी वोपी सब मेरे साइज की बनी थी, कमिश्नर की। अब जो दूसरा बंदा था जिसको नहीं मिला था, उसको कमिश्नर बनाया, उसको टोपी ढीली आए। अब वो 2 दिन तक मुझे बोलता रहे, यार जैक्स ये टोपी बराबर नहीं आ रही। तो मैं बोला, यार मैं उसको क्या बताऊं कि ये टोपी तो मेरे लिए बनी थी, ये तेरे को दिली थी, टोपी चेंज हो गई है ये। हाँ, बट हाँ। देन वी स्टार्टेड वर्किंग। हाँ, देन वी स्टार्टेड वर्किंग। वो 7 दिन हम सिर्फ उसी ट्रैक को शूट करते रहे। और क्रिश मेरे साथ डिस्कस कर रहे थे, बोला कि अपन ये ऐड करेंगे, वो ऐड करेंगे। ये लाल चटनी वाला जो डायलॉग है वो उन्होंने सेट पे ऐड किया। ओके। और चटनी चलता आप ही गया। मांगते हैं, जो सुनील कहते हैं खुद जाके ले आओ। हाँ, वो हमेशा समोसा ले आ रहा है, वो लाल चटनी लेके आना। तो वो चलता रहा, 7 दिन शूट हो गई और मेरे को तो बड़ा मजा आया। मैं बोला, यार ये तो रोल बनता जा रहा है। आफ्टर 7 डेज व्हेन मेरा पैकअप हुआ, तब क्रिश साहब आए सेट पे और मेरे को बोला, सो नाउ व्हाट डू यू हैव टू से। बोला, नो नथिंग सर, थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी हैप्पी। और बड़ा अमेजिंग रहा, बिकॉज क्या है कि मैंने जितना भी काम किया, अब गब्बर किए कितने साल हो गए, मेरे ख्याल से गब्बर किए 8-9 साल हो गए। जी तकरीबन। लेकिन आप देखो, यकीन मानो, मैंने मतलब पावर ऑफ कमर्शियल सिनेमा, बिकॉज उसके बाद में मैंने और भी बहुत काम चीज। किए। मैंने जी। मतलब मैं करता रहा, मैं थिएटर भी करता रहा, फिल्में भी करता रहा, सीरीज भी करता रहा। लेकिन आज भी आई एम रियली सरप्राइज कि मैं कहीं जाऊं, मतलब मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए, जैसे भी मैं अगर एयरपोर्ट चले, सबसे पहले तो मैं एयरपोर्ट जाता हूं तो जो सिक्योरिटी वाले हैं, वो सिक्योरिटी वाले देखते ही मेरे को, बिकॉज मैं भी वर्दी में, वो भी वर्दी में थे, वो वर्दी टू वर्दी कनेक्शन है, वो चेक करते करते मेरे को बोलता है, सर समोसा कैसा था ये। मतलब इट बिकम अमेजिंग। And I have unknown people walking to me, old people, young people walking up to me. एयरपोर्ट पे एक बार मैं कुछ कर रहा था, जब जाते हैं सिक्योरिटी चेक में तो बैग वगैरह खुलती है ना, तो जी। मैंने अपना बैग वैग खोल के फिर वापस मैं अपना सारा जो सामान था वो अंदर डाल रहा था, तो एक आंटी आई पीछे से। मतलब आप सोचो, मैं अगर किसी को आंटी बोल रहा हूँ तो कितनी बुजुर्ग होंगी। तो वो आंटी आई, ऐसे हाथ पीछे रखते हुए चलते चलते मेरे पास आई, मुझे देख के बोली, और लाल चटनी लाऊं तुम्हारे लिए। तो मैं ऐसा देखा, तो आई रियलाइज द पावर ऑफ सिनेमा, कि कैसे कमर्शियल। अनजान लोग जुड़ते हैं। तो इट वाज एन अमेजिंग रोल, अमेजिंग फीडबैक आई गॉट आफ्टर दैट फिल्म। और बहुत जबरदस्त। प्यार मिला उस फिल्म से। बॉम्बे वेलवेट का तजर्बा कैसा था आपका? सो बॉम्बे वेलवेट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑल्सो, बिकॉज अनुराग को मैं पर्सनली जानता हूँ, और उनकी फिल्म थी, मैंने बाकायदा ऑडिशन दिया था उसके लिए, लास्ट मिनट ऑडिशन हुआ था। एंड फिर बाद में मेरे जो राइटर हैं उस फिल्म के, ज्ञान प्रकाश, उनके साथ भी मेरी दोस्ती हुई। मनीष चौधरी है जो उस फिल्म में, वो उस फिल्म की वजह से मेरे अच्छे दोस्त बने, जो फ्रेडी, वो जो बने जर्नलिस्ट, ओके। दैट एडिटर। ओके। तो ये सब उससे, बॉम्बे वेलवेट से, देन वर्किंग विद सिद्धार्थ बसु वाज देयर, जिनके साथ मैंने काम किया उसमें। तो एंड ऑफ कोर्स देन आई गॉट टू वर्क विद रणबीर एंड ऑल दिस पीपल, अनुष्का। सो it was a very big film actually in terms of the ensemble. बड़े आर्टिस्ट थे, नामचीन आर्टिस्ट थे, एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट थे। तो इट वाज अनुराग अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। एज ए डायरेक्टर काम करके कैसा लगता है? कितने पैशनेट है वो ऑन द सेट? कैसे हैं वो? सो अनुराग इज बेसिकली ना वेरी ब्रिलियंट एंड वेरी जीनियस काइंड ऑफ अ पर्सन। तो वो आपको वैसे साधारण आपसे सामने बैठेंगे तो बहुत सिंपल बात कर रहे होंगे आपके साथ में, बट ऑन सेट इज पर्टिकुलरली वेरी वेरी, आई वुड से, alert on every element of his film that he wants to carry on. बट अनुराग की जो कोर स्ट्रेंथ है ना, वो उसकी राइटिंग है। तो ओके। वो बहुत प्रिपेयर्ड आता है अपने को, उसको बोलना क्या है, किस तरीके से बोलना है, ये एग्जैक्टली नोज कि क्या शॉट होने वाला है। देयर इज नो कंफ्यूजन और एनी काइंड ऑफ अ डिलेमा सेट पे कि क्या होने वाला है, वगैरह वगैरह। तो अनुराग की वैसे सबसे फेवरेट फिल्म आपकी अपनी कौन सी है? मेरी तो गैंग्स ऑफ वासेपुर है, और उसके अलावा डेव डी है, और नो स्मोकिंग है। आपकी कौन सी है वैसे? जब हम उनकी बात करें तो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिम। सर देखो, अनुराग कश्यप की 2 फिल्में हैं जो कि अनुराग कश्यप को डिफाइन करती है। एक पिक्चर है 5, ओके। और दूसरी पिक्चर है ब्लैक फ्राइडे। ओह ब्लैक। या ये 2 पिक्चरें हैं जो कि अनुराग को डिफाइन करती हैं। वो फॉर्मेटिव ईयर्स थे अनुराग के।
एग्जैक्टली। तो या बाद में जो उन्होंने किया वो तो बाय दैट टाइम ही हैड ऑलरेडी बिकम द अनुराग कश्यप, लेकिन उसके पहले वो एक साधारण अनुराग कश्यप थे। तो 5 कभी रिलीज नहीं हुई है। आपने 5 देखी है? मैंने थोड़ी सी देखी है, नॉट द कंप्लीट 5, बट। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 5 यूट्यूब पे या कहीं, मतलब इट वाज नेवर रिलीज्ड। यस। इट वाज नेवर रिलीज, बट इट्स अ ब्रिलियंट, मतलब इट इज टू अहेड ऑफ इट्स टाइम। आप सोचो, अच्छा 20 साल पहले आज के जॉनर की जो फिल्में जो बन रही हैं कि डिस्टोपियन माइंड और मैडनेस एंड वो जो उन्होंने किया बहुत अच्छा था। उसके बाद में ब्लैक फ्राइडे जो था, क्योंकि तब तक हिंदुस्तान में ट्रू क्राइम एंड ट्रू पॉलिटिकल टेरर क्राइम्स के ऊपर फिल्में बनी नहीं थी। जो आमतौर पे बनती थी वो यूं ही सुपरफिशियल बनती थी, बट ये क्योंकि ये किताब पे बुक बेस्ड थी, जैदी की बुक की ऊपर, आई थिंक। जैदी की किताब है, राइट। जी तो जी। जैदी साहब की किताब है, तो वो उस किताब को फिर कन्वर्ट करना और उसके अंदर से ट्रू स्टोरी, बिकॉज तभी बॉम्बे हिल चुका था बहुत बुरी तरीके से, तो उसमें से स्टोरी क्रिएट करना और वो एक्टर्स, वो कैरेक्टर्स जो क्रिएट किए। एक बंदा उसमें जो फिल्म में काम किया है, ही वाज ब्रिलियंट। या एंड आई थिंक अनुराग साहब का ये कमाल है कि वो एक्टर से उनको पता है कि क्या करवाना है, मतलब इवन एक या शॉर्ट टाइम के लिए भी अगर उनकी फिल्म में कोई आ रहा है स्क्रीन पे, तो ही नोज कि उससे उनको क्या चाहिए। करेक्ट। देन ऑफ कोर्स यू मस्ट सी हिज अदर फिल्म व्हिच इज गुलाल, उनकी ओह एक और माय गॉड, फिल्म। तो दैट इज वन ये ऑफ द ब्रिलियंट। करेक्ट, तो ये वो पिक्चर है 3-4 जिसके बलबूते पे अनुराग कश्यप को लोगों ने रिकॉग्नाइज किया और वो आगे बढ़े, और फिर देन ऑफ कोर्स अदर थिंग्स केम, बट देन दीज आर सम ऑफ द स्टोरी। ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू सी द ब्रिलियंस ऑफ अनुराग, यू शुड आल्सो अंडरस्टैंड एंड सी सत्या, बिकॉज सत्या में वो राइटिंग टीम में थे वो। एग्जैक्टली, उन्होंने, ही वाज द को-राइटर अलोंगसाइड सौरभ शुक्ला। जी सर। सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, आप पार्ट है उस फिल्म का। इट्स वेरी मच टॉक्ड अबाउट मूवी राइट नाउ। अगले साल रिलीज हो रही है थिएट्रिकल, आई बिलीव। तो जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में हमारे यहाँ पर एक चलन है कि मैं कैमियो कर रहा हूँ उसमें। कैमियो actually I shot I've shot a very small part in that film. I'm playing a producer who meets the protagonist. It's just the presence of that producer जो कि उसके साथ करता है, but yes, I'm glad I'm part of that film. जो प्रीमियर होनी है, प्रीमियर उसका आप देख चुके हैं, मतलब जो इन्होंने वैसे नहीं, प्रीमियर अभी तक उसका प्रीमियर वगैरह कुछ नहीं हुआ है। अभी फिल्म फेस्टिवल सर्किट्स में घूम रही है। उसका क्या प्रीव्यू होना है अभी, एटलीस्ट हमारे लिए तो नहीं हुआ है, उनका हुआ वो तो अलग बात है, but for the cast and crew is not yet taken place. But it is expected to be quite a promising project. बहुत ज़्यादा बात हो रही है। I understand so because it is nominated to various levels worldwide also on a lot of festivals. Yes, और इसमें कास्ट भी ब्रिलियंट है, सारे के सारे एक्टर बहुत अच्छे हैं उसके अंदर। पर आपने ओरिजिनल सुपर गांव मालेगांव देखा है क्या? मैंने उनकी डॉक्यूमेंट्री देखी थी एंड इट इज वेरी फैसिनेटिंग। नहीं, तो मालेगांव में बनी हुई फिल्में जो हैं वो अपने लेवल पे, अपने स्तर पे हैं, बट उनका जो पैशन था फिल्म मेकिंग का वो उस डॉक्यूमेंट्री में है, और वो बहुत प्यारी डॉक्यूमेंट्री है। उसी डॉक्यूमेंट्री के बेसिस पे ही इन्होंने ये फीचर फिल्म बनाई है। बहुत, आप देखें मतलब लोग कहाँ से कहाँ जाते हैं, क्रिएटिविटी की भी कोई मतलब लिमिट नहीं है। विद इन द लिमिटेड रिसोर्सेज दे आर डूइंग एनीथिंग, मतलब दैट इज कमेंडेबल बेसिकली। अच्छा सर, ये दूसरा प्रोजेक्ट, आई बिलीव ये दूसरा प्रोजेक्ट है जोया अख्तर साहिबा के साथ आपका। यू वर पार्ट ऑफ हर मेड इन हेवन एज वेल। I did Made in Heaven part 1. I did Made in Heaven season 1 with them. Yes. Then that was also, I think I was there in 2 episodes. Okay. 2 episodes. Parent, I think I'm the father of the bride. And हाँ, वो किया था मैंने, और फिर उसके बाद में ये। सर आपको उनका काम कैसा लगता है और उनके साथ काम का तजुर्बा कैसा है? शी इज सच ए ब्रिलियंट, मतलब जो वो काम करती हैं। मेड इन हेवन मुझे पता नहीं, आई डोंट नो कि एग्जैक्टली वहाँ पे कैसे रिसीव किया गया, बट जितनी बात दूसरी वेब सीरीज की होती है इसकी इतनी नहीं होती, बट इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वेब सीरीज इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड, आई बिलीव राइट नाउ, टिल नाउ। मेड इन हेवन बहुत वेल स्पोकन अबाउट है यहाँ पे। इट इज वन ऑफ दोज सीरीज व्हिच इज रिस्पेक्टेड फॉर इट्स प्रोडक्शन वैल्यू, स्टोरी लाइन, कैरेक्टर्स, और ये जो टिपिकल इंडियन और शायद आई थिंक इवन इन पाकिस्तान जो ये मैरिज का माहौल है और जिस तरीके से शादियां हम लोग करते हैं, करवाते हैं, तोड़ते हैं, तुड़वाते हैं, ये सारा जो काम है वो उस मेड इन हेवन में उन्होंने बहुत बखूबी किया था। जोया ऑल्सो सी, जोया अख्तर का क्या है कि वो एक सेल्फ मेड, हालांकि वो जावेद साहब की बेटी हैं, बट आई हैव रेयरली सीन हर टेकिंग द शाइन ऑफ जावेद साहब फॉर हर वर्क, वेयर आई मीन शी स्टैंड्स ऑन हर ओन फीट। वो लिखती भी खुद हैं, करती भी, डायरेक्ट भी खुद करती हैं, काफ़ी टैलेंटेड हैं। और चाहे वो कमर्शियल सिनेमा रहा हो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा रहा हो, या उसके पहले दूसरी फिल्में रही,
So she always comes with a stamp. And on set also, she's a very, again, same. You see, when you have a director who knows what he wants or she wants, तो उसके साथ काम करने का मजा अपने आप चेंज हो जाता है. बिकॉज एटलीस्ट आप एक अंधे आदमी के साथ, आपको ऐसे लोग आज के दौर में तो खैर मिलते भी नहीं है कि जो अनप्रिपेयर्ड आते हैं, बिकॉज अनप्रिपेयर्ड आदमी अगले दिन शूट पे ही नहीं आ पाएगा. सच अ प्रोफेशनल टाइम्स नाउ, और इतना चेंज हो गया है, और जोया उसी कैटेगरी में आती है. सही. सर, आप अमिताभ बच्चन से मशवरा करते हैं बटुआ खरीदने के लिए? मतलब ये क्या सीन है, थोड़ा सा बताइएगा प्लीज. तो कितना अच्छा सीन है देखो. लेकिन मैं उस फिल्म के दौरान बच्चन साहब से नहीं मिला. मैंने बच्चन साहब तो वो था क्या बेसिकली? अरे वो मैंने बच्चा अगेन सेम, तो वो जो बटुआ वाला एड इज डायरेक्टेड बाय द सेम डायरेक्टर जिन्होंने वो समोसे वाला एड डायरेक्ट किया, प्रसून पांडे ने. आप क्या उनके फेवरेट एक्टर हैं? आई होप सो. लेकिन वो पांडे जी एक्चुअली काम कर रहे थे, तो पांडे जी को याद आ गई होगी कि भाई इस एक्टर को बुलाओ कास्टिंग करने के लिए. तो फिर उन्होंने बुलाया, तो मैंने वो किया वो बच्चन साहब पर. ये दूसरी मर्तबा मेरा काम आया बच्चन साहब के साथ में. पहली बार मैंने उनके साथ में पा में काम किया था. ओके. वो मेरी पहली फिल्म थी. तो पा में एक्चुअली मैं बच्चन साहब को, मतलब मैंने अमिताभ बच्चन को नहीं देखा. मैं हमेशा जाता था, वो जो कैरेक्टर था औरो नहीं, वो 2-3 घंटे पहले आते थे शूट पे बच्चन साहब. वो अपना मेकअप करते थे, फिर हमारा कॉल टाइम होता था, पहुंचते थे, फिर पैकअप होता था, तो बच्चन साहब को निकालने में भी 2-3 घंटे लगते थे और हम चले जाते थे. तो मैंने उस पिक्चर के दौरान मैंने आई डोंट नो कोई 10-15 दिन शूट किया. मैंने कभी अमिताभ बच्चन को मैं मिला ही नहीं. मैं और कोई, मैंने एक आदमी ऐसा वो वाला आदमी मुझे मिलता था, या मैं उनसे मिलता था और उन्हीं को छोड़ जाता था. आई नेवर हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ सीइंग मिस्टर बच्चन एज मिस्टर बच्चन. हालांकि फर्स्ट डे व्हेन आई वेंट ऑन सेट एंड तो सर ऐसा ना, ये जो लोग हैं ना, मतलब जैसे बच्चन साहब हैं, आई थिंक मिस्टर शाहरुख खान है, ये इनके पास में ना, ये आप उनको मिलोगे तो उनके पास में वो सलीका है कि वो आपको मिलते ही खरीदने के, मतलब आप बिक जाओगे सीधा. जैसे आप उनको मिलोगे, यू आर सो, खत्म हो, आप एग्जिस्ट ही नहीं करोगे उसके बाद में, बिकॉज़ द वे दे विल बिहेव विद यू. इज लाइक बोले, मतलब मैं, मतलब कौन, हम कौन अदने से लोग, हमारा क्या, व्हाट डू वी. अब आप जाओ सेट पे और आप ऐसे जाके जैसे एंटर करो, सामने वाला बोले हेलो गुड मॉर्निंग, आई एम अमिताभ बच्चन. अब आप, मतलब अमिताभ बच्चन को जरूरत नहीं कि वो तारुफ करे अपना. तो ना करें, वहां तो कौन होगा जिनको नहीं मालूम कि यार आप कौन है. ऐसा कोई आदमी नहीं, लेकिन वो सामने से आपको बोलेंगे गुड मॉर्निंग अमिताभ बच्चन, एंड ही एक्सपेक्ट्स गुड मॉर्निंग आई एम जगदीश राजपुरोहित. और उस समय आप दुनिया, अपने आप को दुनिया का सबसे छोटा आदमी, दुनिया के सबसे बड़े आदमी से मिलता हुआ, ये जो एहसास है वो ऐसे टाइम में होता है. एंड द गुडविल विल कैरी फॉर देम, दैट्स वंडरफुल पीपल टू वर्क विद. तो वो वहां पर भी यही हुआ. ये बटुआ वाले एड में तो कट शॉट्स है वो. तो मेरा शॉट कहीं अलग शूट हुआ, सर का शॉट कहीं अलग शूट हुआ, वो एडिट वाले कर दिया. लोगों को लगा चलो उसी बहाने लोगों को लगा कि फिर आ गया बच्चन साहब के पास. आर्या का तजुर्बा कैसा था? सुष्मिता साहब के साथ काम कैसा था आपका एक्सपीरियंस? So sir, Arya is मतलब one of the treasures that I carry. तो आर्या की जो बेसिक सक्सेस है ना, वो आती है राम माधवानी से, जो सीरीज के डायरेक्टर हैं. एंड ही वाज वेरी, अगेन, एक्सट्रीमली प्रोफेशनल गाय, वेरी वेरी क्लियर व्हाट ही वांट्स. ही केम विद अ न्यू शूटिंग टेक्निक. तो फिल्म इंडस्ट्री में नॉर्मली हमारी जो टेक्निक्स है कि भाई यू वर्क विद टू शॉट, यू वर्क विद वाइड एंड क्लोज एंड वाइड एंड ऑल दैट. बट उनका टेक्निक, उन्होंने 360 डिग्री शूट, मतलब जब हम आर्या शूट करते थे तो 3 कैमरा के साथ शूट करते थे. तीनों कैमरा शोल्डर माउंटेड होते थे, और उसमें एक डायरेक्टर होते थे, मतलब मेन डायरेक्टर वाज राम माधवानी, सेकंड वाज संदीप मोदी, थर्ड वाज प्रियंका घोष एंड श्रद्धा पासी एंड दिस टीम. और हमको ये बोला जाता था कि इट डजंट मैटर तुम कहां खड़े हो, यू फॉरगेट वेदर कैमरा इज लुकिंग एट यू और नॉट. तो ये सीन है, ब्लॉक कर दिया, सारे एक्टर आते थे, आपकी लाएंगे सब एक्शन ऑन एक्शन, वी आर सपोज, बोला आपको जो करना है एज अ कैरेक्टर आप कीजिए. कैमरा आपको पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा, कितना पकड़ेगा, ये हमारा काम है, ये आपका काम नहीं है. So we never knew where the cameras are, what are, and we were acting and they were shooting it from shoulder mount on this side to that side. And that was a wonderful exercise because उससे बहुत ही natural performances निकल के आ रही थी सबकी. And then of course getting to work with somebody like Miss Universe like Sushmita Sen was like, क्या बोले, कोई अल्फाज नहीं बचते. तो वो, और क्या होता है, अगेन सेम जो मैंने आपको बच्चन साहब के बारे में बोला कि, और ये चीजें इन लोगों से मिलकर आपको एक चीज की रियलाइजेशन होती है कि ह्यूमिलिटी की कितनी बड़ी वैल्यू है. और ह्यूमिलिटी बोलना अपनी जबान से कि मैं हम्बल हूं और मैं हम्बल, डू यू प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी? डू यू प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी व्हेन यू आर सो पावरफुल? ये क्वालिफिकेशन है ना, वरना जेब में मेरे 500 रुपए और मैं अपना चल रहा हूँ गवर्नर जैसा, वो तो कोई भी कर लेता है. बट ये इतने सक्सेसफुल लोग हैं और इतने वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस इज्जत से या प्यार से आपको आपके साथ काम करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है ना. बिकॉज आप जब सेट पे जाते हो, व्हेन यू वर्क ऑन फिल्म और प्ले और व्हाटएवर, जो आपका वर्किंग जोन है ना, वहां पे एक्सपोज हो गया. हां, यू विल बी एक्सपोज, मतलब आप एक्चुअली हम्बल हो नहीं हो, आप कैसे. एक तो वो है, और दूसरी एक बात होती है कि जो वर्किंग जोन होता है ना सर, वर्किंग जोन में जाके छोटे से छोटा एक्टर भी अपने आप को बड़े से बड़े एक्टर के लेवल पे ले आता है इन टर्म्स ऑफ स्टैचर, बिकॉज़ नाउ यू आर प्लेइंग द कैरेक्टर. यस. अभी ये टाइम में अगर एक बड़ा एक्टर अपने कैरेक्टर को छोड़ के स्टार बन जाए तो इसकी परफॉर्मेंस पे अटैक करना शुरू कर देता है. ये आमतौर पे हमने सुना है, लोग करते हैं कई लोग. और व्हेन यू सी ब्रिलियंस, व्हेन यू सी समबडी लाइक बच्चन साहब, और व्हेन यू सी समबडी लाइक अमरीश जी, सुष्मिता सेन, विद्या बालन, आई मीन ये ऐसे लोग हैं जो सेट के उस दायरे में आके दे बिकम द एक्टर दैट दे आर, दे लीव देयर स्टारडम आउटसाइड. दैट हेल्प्स यू टू वर्क प्रोफेशनली एंड बेटर. आप ऑन रहते हो यार, कोई कितनी भी बात कर ले,
आप कैमरे के सामने जा रहे हो, आप बोला आप एक काम करिए, आप जाएंगे यहाँ से लेफ्ट से आएंगे, यहाँ से अमिताभ बच्चन आएंगे, और आप अमिताभ बच्चन को आपकी वैसे आप बोले यार अमिताभ बच्चन मैं कैसे हैंडल करूंगा, लेकिन अगर अमिताभ बच्चन उस समय पे अपनी बच्चन लेवल जो है उनका वो छोड़ दें और सिर्फ औरो बन जाए, तो इट हेल्प्स यू। दैट इज व्हाट सेम सुष्मिता सेन डज। सुष्मिता सेन इज अ ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग एंड अ वेरी हम्बल ह्यूमन बीइंग, एंड शी कंट्रीब्यूट्स सो मच टू द एक्टर एंड पोस्ट द शॉट आल्सो, पोस्ट द फिल्म आल्सो, पोस्ट द शूटिंग आल्सो, तब आपको आदमी का सही कैरेक्टर पता चलता है। ये उसी में से एक और वेब सीरीज है, उस वेब सीरीज का जब आपने पोस्ट किया था काला पानी, तो तब आपने कोई पोस्टर वगैरह नहीं पोस्ट किया था, आपने कुछ टेक्स्ट वगैरह अपने फेसबुक पे पोस्ट किया था, आई रिमेंबर मैंने कमेंट्स में देखा कि आपने प्रियदर्शन की काला पानी देखी है, एंड लेटर मैंने रियलाइज कि आप अपनी वेब सीरीज की बात कर रहे हैं। बस मुझे थोड़ा आई वाज अम्यूज्ड कि यार मैंने क्यों लिखा, मैंने क्यों ऐसा लिखा है, तो थोड़ा सा वेब सीरीज का बताइए कैसा रहा वो एक्सपीरियंस आपका। ना, तो काला पानी वाज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल सीरीज, और वो अभी तो एमीज वगैरह में और ओटीटी में भी और सब जगह उसका नाम आया, और ओटीटी में बेस्ट डायरेक्टर भी आए हमारे वो वाले सक्सेना साहब। तो एक्चुअली बिफोर आई डिड काला पानी ना, मैं ये इस तरह की कहानियों में यकीन ही नहीं करता था। मतलब आई डोंट बिलीव इन डिस्टोपियन थियरीज, ज़ॉम्बी स्टोरीज, एलियन स्टोरीज, मैं कहीं ना कहीं मुझे उसका बिलीवेबिलिटी जीरो लगता है। तो जब काला पानी आया था बोला ठीक है ये कौन है कहानी, लेकिन वी वर वेरी लकी इन दैट वे, ऑल्दो इट्स नॉट लकी फॉर द वर्ल्ड, बट उसी समय कोविड आया। तो बिकॉज कोविड आया और हमने सबने देखा था कि कैसे एक वायरस आने से या एक बीमारी आने से पूरी दुनिया हिल जाती है। दैट वाज द स्टोरी ऑफ काला पानी। हाँ, तो सडनली मतलब वी न्यू एवरी लाइन दैट वी वर टॉकिंग, वी हैड लिव्ड दोस लाइंस, हमको पता था कि हम इसमें से गुजरे हैं, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट। पार्डन? रिसेंट पास एक साल मतलब एक 2 साल पहले वो सब चीजें आप सब एक्सपीरियंस कर चुके थे, काइंड ऑफ स्टोरी इट वाज टेलिंग बहुत ज्यादा। एंड हमने वो शूट किया एक्चुअली अंडमान में। अब अंडमान जो है वो साउथ चाइना सी के अंदर इंडिया की आइलैंड्स हैं, रिमोट आइलैंड, इट्स सराउंडेड बाय द वाटर कंप्लीटली। इट्स कंप्लीटली, या इट्स अ वेरी, बहुत दूर है वो, मतलब उसको हमको चेन्नई से जाने के लिए भी हमको 3 घंटे फ्लाइट से लगते हैं, बहुत दूर है वो, बहुत दूर है। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब एक था, और हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे जो अंग्रेजों से लड़ रहे थे, उनको जो सजा होती थी, और उसमें जो सबसे ज्यादा डेंजरस लोग को ये ब्रिटिश भेजने जाते थे, उनको अंडमान भेजा जाता था। उस सजा का नाम काला पानी था। काला पानी की सजा हो गई। काला पानी की सजा होना मतलब एज गुड एज डेथ सेंटेंस। और वो मुझे पता चला, हाँ वो मुझे पता चला कि क्यों। एक्चुअली उसका नाम काला पानी नहीं है, रियल नेम उस जगह का काल पानी है, और काल का मतलब हिंदी और संस्कृत में होता है डेथ। काल, मतलब काल आ गया, इसका काल आ गया, तो वो काल है। तो ये जो काल है, और मैंने रियलाइज किया वो जाके उसको क्यों काल, मतलब क्यों। तो अंडमान अगर आप जाओगे तो मुझे दोबारा वापस अंडमान नहीं जाना है, क्योंकि अंडमान अगर आप जाओगे तो वैसे बड़ी सुंदर जगह है, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस फॉर पीपल हु लव टू डू स्कूबा डाइविंग, क्योंकि वाटर प्रिस्टीन ब्लू है वगैरह। लेकिन जो जमीन है उस पर आप जब खड़े रहोगे बीचेस पे या कहीं पर भी, तो सर छुपाने की जगह नहीं है। सन आपको इतना बुरी तरीके से हिट करेगा, आप कहीं अटक गए अगर, तो आप मतलब आपके पास में आराम, इट्स अ वेरी एनवायरमेंटली हॉस्टाइल प्लेस है। तो वहां से आबादी है, वहां है, लोग रहते हैं वहां पर, आबादी तो इंसान तो कहीं भी रहेगा, लेकिन टूरिज्म की जगह नहीं है। सेकेंडली, आप अगर कोई वहां से कैदी भागे तो कहां भागेगा वो, बिकॉज देयर इज ओनली सी वाटर ऑल अराउंड, देयर इज नो वे टू एस्केप। तो देन वी वर्क ओवर देयर, तो हम उतने ही दुखी थे जितना कि वो कैरेक्टर्स हैं। हमारी हालत वैसी हो गई थी, बिकॉज वो वेदर वैसा, वो माहौल वैसा, चलने के लिए मतलब फैसिलिटीज कम। सो इट्स अ डिफिकल्ट प्लेस टू शूट, बट वी डिड इट, एंड आई थिंक द सीरीज डिड प्रीटी वेल आल्सो इन इंडिया। अच्छा सर, पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट आप फॉलो करते हैं? कभी कुछ देखा ड्रामा, गाने तो आप सुनते हैं, ये आपसे मुझे अंदाजा है। तो पाकिस्तानी का क्या है कि पाकिस्तानी मैंने फिल्में बहुत बहुत कम देखी है मैंने। हम देखेंगे रिएक्शन बनती नहीं है। नहीं, अभी जैसे आपकी एक फिल्म बनी है, मैं उसका नाम भूल गया, इट्स अबाउट दिस ट्रांसजेंडर बॉय जो कि इंटरनेशनली भी बहुत चली है, जॉयलैंड। जॉयलैंड, वंडरफुल फिल्म। Did you watch it? आई वॉच्ड इट, हमारे यहाँ ओटीटी पे चल रही है वो। और मैंने आपकी एक ना, मैंने बीच में एक बहुत, मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखी। आई सॉ दिस डॉक्यूमेंट्री अबाउट ऑनर किलिंग और गर्ल चाइल्ड बीइंग किल्ड, 60 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है। वो देखिए, लेकिन उससे ज्यादा मैंने फॉलो किया है आपका म्यूजिक, ऑफ कोर्स, बिकॉज वो डिपार्टमेंट अमेजिंग डिपार्टमेंट है। उसमें कोई शक ही नहीं है कि द काइंड ऑफ म्यूजिक दैट कम्स आउट ऑफ पाकिस्तान इज एक्सट्रीमली यूनिक। एंड अभी भी, क्या नाम है उसका, अरूफ आफ्ताब या क्या नाम है, आफ्ताब। अभी हाँ, अभी मैंने 3 दिन पहले उनका एक गाना सुना। और आपके जितने भी, चाहे वो साइंस और हो, चाहे मैं नाम का भी मुझे याद नहीं है, मतलब बट अमेजिंग म्यूजिक, एंड ऑल केम फर्स्ट थ्रू कोक स्टूडियो। वो आपके एक बलूची सिंगर भी हैं जो बलोच में गाते हैं, और एक लड़की है दाने पे दाना करके गाना है आपका, तो काफी मैं गुनगुनाता रहता था पाकिस्तानी गाने। तो गाने पे गाना इस वजह से नहीं गुनगुनाती, कहने की वो लैंग्वेज आपके करीब है। नहीं, वो कुछ समझ में थोड़ी आता होता है, 1-2 बार बोला दाना, जबान तो हमारी बलूची जबान तो हमसे ज्यादा करीबी जबान तो उर्दू जबान है जो हमारी जबान है, लेकिन बाकी जबान, मोर देन दैट द पैशन व्हिच दे वर सिंगिंग। तो ड्रामा कभी देखा आपने पाकिस्तान का? ड्रामा मैंने एक्चुअली नहीं, मैंने पाकिस्तानी ड्रामा देखे, बट मैं आपके स्टैंड अप बड़ा देखता था, और वो पुराने वाले जो वो अहमद मसूद का एक है, और दूसरे वो जो मेरे ख्याल से ही वाज अ ब्रिलियंट कॉमेडियन, और वो उमर शरीफ। तो जब हम छोटे थे, मुझे अभी भी याद है, जब ये टीवी उतना चलता नहीं था, तो ये कहते वाया दुबई ना, ये लोग कैसेट बनाते थे, ये ऑडियो कैसेट। हाँ, ये उमर शरीफ के बहुत यहाँ ऑडियो कैसेट था। मुझे अच्छी तरह एक उनका ऑडियो कैसेट मिमिक्री करते थे, जोक्स बोलते थे। एक उनका था कि चलती हुई गाड़ी में कोई गाना गाएगा तो कैसे होता है, खराब रास्ते वाला। ये मेरी बचपन की यादें हैं जो मैंने देखा। He was a brilliant artist, बहुत ज्यादा, और उनका इंडिया में तो बहुत ज्यादा पसंद किया गया उनका काम। इवन मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने दिखाया कि वो कहाँ इंडियन मूवीज में उनके काम को कॉपी भी किया गया है, जिनमें अमिताभ बच्चन और गोविंदा की फिल्म है। हाँ सर, कुकिंग का भी आपका पैशन है, अक्सर आप पोस्ट करते रहते हैं मजे की डिशेस। सर, कुकिंग का ऐसा है ना कि कुकिंग में ऐसा हो गया कि
ये कोविड के चक्कर में हो गया। Okay. क्योंकि कोविड के पहले मुझे सिवाय चाय के कुछ आता नहीं था, मैं सिर्फ चाय बनाता था। लेकिन चाय के बाद आस्ते आस्ते कोविड में खाने का बड़ा शौकीन, तो खाना खाना है तो फिर कैसे करूँ, तो मैं और मेरा जो यहाँ असिस्टेंट है घर का प्रेम, हम दोनों मिलकर क्या करें, तो यूट्यूब खोला और बैठ बैठ के दुनिया भर का खाना, मतलब आज ये हाल है कि मैं आपको सुशी छोड़कर जापान वाले, लेकिन मैं आपको मेक्सिको से लगा के चाइना तक के मतलब हर डिश बना सकता हूँ। मतलब हम लोग ने डिसाइड कर लिया, ऑफ कोर्स उसके लिए यूट्यूब वीडियो खोलना जरूरी है, इंग्रेडिएंट समझना, लेकिन उसके बाद में जो बनता है, मतलब फिर मैंने ब्रेड बनाना सीखा कि, और क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं अंडे भी नहीं खाता, तो केक बनाना, ब्रेड बनाना, पिज्जा बनाना, नूडल्स बनाना, कोई ऐसी चीज नहीं है, मतलब साउथ इंडियन बनाना, जो बनाना है, लच्छे पराठे बनाना, पूरा सीखा हमने। और वो मैं करता रहता हूँ, और वो मजे के लिए क्या, क्योंकि घर में बच्चे हैं ना, आई हैव 2 सन्स एंड आई हैव अ डॉटर इन लॉ, और मेरा नेफ्यू है, नीस है, तो मैं इनको मजे देने के लिए करता हूँ, कुछ तो बना के इनको ट्राई करता रहता हूँ और कीप ऑन पुशिंग। पहले मैं आपको जो आपने पाकिस्तानी आर्टिस्ट के बारे में बोला, मैं आपको बोलता हूँ कि फिलहाल जो मेरा पूरा नजरिया है, जो चल रहा है, वो आपकी शायरी पे है। और हाँ, जो पाकिस्तानी शायर और लेखक हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत प्यारा काम कर रहे हैं। एंड आई स्टार्टेड बाय डिस्कवरिंग पीपल लाइक तहजीब आफी। और तहजीब आफी, अगर आप तहजीब साहब को जानते हो, बड़े नमस्ते। और मैं तो मतलब मैं जैसे हमारे हिंदुस्तान में ना एक कहानी है एक लव्य की, आपने नाम सुना है? अंगूठा काट दिया था, काटा नहीं, कटवा दिया बेचारे से। वो मतलब गया था, तो वो जो टीचर थे द्रोणाचार्य, उन्होंने बोला तूने कहाँ से सीखा? बोला मैंने आपको छुप छुप के देख के सीखा। तो छुप छुप के देख के सीखा। तो भारत में पहले गुरु दक्षिणा नाम की एक प्रथा है, आज भी है गुरु दक्षिणा। मतलब आप किसी गुरु से अगर कुछ सीखते हो तो आपको गुरु की फीस देनी पड़ती है, फ्री में नहीं होता कुछ भी। तो द्रोणाचार्य बोले मुझे मेरा गुरु दक्षिणा दे। बोला मेरे पास तो कुछ नहीं, तो बोला तेरा अंगूठा दे। बिकॉज द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन भी थे, और द्रोणाचार्य को लगा कि ये अर्जुन से बड़ा हो जाएगा, तो ये अर्जुन से बड़ा ना हो, इसलिए उसका अंगूठा ले लिया बेचारे का। तो ये कहानी है, ट्रेजेडी। लेकिन उनको बोल देना तहजीब साहब को कि आपका, अगर आप उनको जानते हो या मिलो, कि मैं उनका एकलव्य हूँ। तो मैं लिखना विखना सीखने के चक्कर में घूम रहा था, तो बोल चाल बिना उर्दू, फारसी और ऐसे जबान को यूज करके जो लोग समझते नहीं है, और बोलचाल में भी किस तरह से तमीज के साथ में और तहजीब के साथ में जो तहजीब माफी करते हैं, कमाल है। मतलब मैं उनसे जो सीखा हूँ टू अंडरस्टैंड एंड द वे बिहेव। और ये जो मैंने स्टोर करके रखा, मैंने नाम बदल, आतिक जिलानी है आपके यहाँ, हैदराबाद से, आतिक जिलानी। अरे मैं आपको भेजूंगा उनका लिंक, कभी सुनना उनको। या आपके अहमद सलमान हैं, और ऐसे समझो ये लिस्ट है, मेरी लिस्ट है ऐसी, जो कि मैं काफी मतलब पाकिस्तानी शेर व शायरी और जो शायर हैं उनको बड़ा सुनता हूँ। ये बड़ा जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये मैसेज उन तक मैं पर्सनली पहुंचा दूंगा, प्लीज, आई विल बी वेरी हैप्पी। और तहजीब साहब का तो मतलब कि तहजीब साहब का कौन सा शेर है यार, कि जिस तरफ कहीं चाहिए रास्ते मिलेंगे, मुड़ के आए तो तुम्हें हम वही मिलेंगे, और तुम्हारे नाम पे कभी अगर जंग हो गई तो हम जैसे बुज़दिल भी तुम्हें पहली सफ में खड़े मिलेंगे। ये जो तहजीब साहब ने डाला, मैं गिर गया, बोला कौन है ये आदमी। एंड अमेजिंग। सी ब्यूटी क्या है, पोइट्री की ब्यूटी क्या है कि इट ट्रांसेंड्स एवरीथिंग। ना इंसान बचता है, ना मजहब बचता है, ना जमीन बचती है, ना कुछ बचता है, सिर्फ तुम और ख्याल बचता है। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ पोइट्री, को कैसे पहुंचती है। एनीवे, तो इस लैंग्वेज सर पढ़ते हैं वैसे आप जो पढ़ते पाते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ पाते हैं? तो हमारे यहाँ एक भाषा, मैं दोनों पढ़ता हूँ। और मतलब हमारे यहाँ जो एक भाषा का एक और है, हम एक और एक भाषा बोलते हैं हिंदी और उर्दू के अलावा, जिसको हम हिंदुस्तानी बोलते हैं। हिंदुस्तानी तो जावेद अख्तर साहब बोलते हैं कि जहां आपको बात समझ आना बंद हो जाए, वहां से उर्दू शुरू होती है। मतलब जितना तुम समझ सको समझ लो। तो लेकिन हिंदुस्तानी ऐसी भाषा है जो कि हमारी फिल्मों में भी वही भाषा यूज होती है, क्योंकि यू विल सी वी विल स्प्रिंकल सम वर्ड्स ऑफ उर्दू, वी विल स्प्रिंकल सम वर्ड्स ऑफ प्योर हिंदी। सर वो टीनू आनंद साहब का आपने वो इंटरव्यू देखा है जिसमें वो शहनशाह के हवाले से कहते हैं कि उनके फादर ने जब डायलॉग्स लिखे शहनशाह मूवी के, जो अमिताभ बच्चन साहब की है, तो वो अपने फादर से लड़ पड़े कि आप क्या लिख रहे हो, क्या लिखवा रहे हो आप? तो उनके फादर ने कहा बेटा ये उर्दू है, लोगों को समझ नहीं भी आएगा ना ताली जरूर मारेंगे ये। ये बात करेक्ट है। नहीं, और देखो मजे की बात है, जस्ट डाइग्रेसिंग थे, हमारे एक बहुत बड़ा सीरीज हुआ महाभारत, मासूम रजा साहब ने, माहिर मासूम रजा। आप इमेजिन करो, माहिर मासूम रजा कहाँ से, इट्स अ रिलीजियस टेक्स्ट भी है। और पहले तो क्या हो गया था कि गड़बड़ हो गई थी जब उन्होंने लिखना शुरू किया, तो वो जो हर जगह हमेशा होता है, अगर हिंदू मुसलमान के बारे में लिखे या मुसलमान हिंदू के बारे में लिखे, तो जो प्योर रिलीजियस थॉट वाले, अरे वो कैसे लिख देगा,
अरे वो कैसे लिख देगा। तो पहले तो उन्होंने ना कहा था, मैं नहीं लिखूंगा, मुझे नहीं लिखना, उनको पता था ये सब लफड़े में नहीं गिरना। लेकिन जब ये ज्यादा आवाजें आने लगी तब उन्होंने बोला अब तो मैं लिखूंगा, और उन्होंने जो लिखा वो कोई जिंदगी में नहीं लिख सकता। मतलब यू कैन नॉट इमेजिन दैट दिस इज अ लैंग्वेज, बट बहुत प्यारी भाषा। जो सुन रहे हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि महाभारत जो लिखा था, जो ड्रामा था दूरदर्शन का, वो राही मासूम रजा साहब ने लिखा था एकदम। राइट। तो सर, आपने कब ये चीज आपके इल्म में कब आई कि ही वाज वन ऑफ द राइटर्स? व्हेन डिड यू लर्न अबाउट इट एंड व्हाट वाज योर फर्स्ट इंस्टेंट रिएक्शन कि यार हाउ कम we knew about it. I mean, right now at my age, मैंने तो 20-30 साल से, मतलब जब से देखा है, पर उस समय तो नहीं पता था क्योंकि मैं काफी छोटा था। बट ये बात जाने हुए मुझे 10-15 साल हो गए। अब तो लोगों को पता है, बहुत अच्छे तरीके से पता है। यू कम टू नो अबाउट दिस एज एंड रिएक्शन देखो ऐसा है, आप थोड़ा फर्क ये है ना, अगर आप इंडिया में आओगे तो यहाँ पर आपको हर किस्म का सेंटिमेंट दिखाई देगा। और अभी आप देखो लगान में जो भजन है, एक गाना है लगान का, वो पालनहारी, जावेद अख्तर साहब। जावेद अख्तर साहब ने लिखा। वो जावेद अख्तर साहब बोलते हैं, उनका मैंने सुना था, बोला मेरे को बुलाया सुनाने के लिए, मैं बोला ये क्या है, ये भजन थोड़ी है, ये तो कुछ और ही है, भजन मैं बताता हूँ तुमको, और उन्होंने लिखा। तो वो अल्टीमेटली, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, द ट्रेडिशन ऑफ भक्ति हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल रिलीजियस फॉर्म। इस्लाम में उसी भक्ति को सूफी का नाम दे दिया, या हिंदुओं ने उसको भक्ति मूवमेंट का नाम ले लिया, लेकिन है अल्टीमेटली वही कि आप अल्लाह से या भगवान से प्यार करते हो, इश्क करते हो, और उस इश्क के जरिए लिखते हो। इसमें एक एग्जांपल मैं और ऐड कर दूं जिनसे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ, वो शनाई मैस्ट्रो जो है, मुझे नाम उनका भूल रहा है, बिस्मिल्लाह खान साहब। ही इज वन ऑफ द प्राइम एग्जांपल। वो बिस्मिल्लाह खान, अभी जाकिर साहब, अभी अनफॉर्चुनेटली 4 रोज पहले जाकिर हुसैन साहब का उनकी डेथ हो गई। जाकिर हुसैन को अगर आप सुनोगे तो आप बोल नहीं सकते हो ये आदमी का मजहब क्या है। अगर आपको नाम नहीं बताऊं मैं तो आप बोलोगे ये हिंदू है। नाम नहीं बताऊं तो आप बोले ये तो हिंदू है, और मैं नाम बता दूं तो आप बोलो यार ये तो मुसलमान आदमी है, लेकिन ये इतना जानता है हिंदुइज्म के बारे में। तो मतलब वो बड़े ही वॉज, ये सब जो लोग है ना, इनके नाम के आगे जब उस्ताद लगता है या पंडित लगता है, उसका वाकई में मतलब होता है। दे आर ट्रूली दे आर, वो उस्ताद ही हैं। अजी सर, आप एक और चीज, ये इसमें जितनी आप बात करना चाहिए उतनी कीजिएगा, मैं आपको मतलब ज्यादा खुल के बात करने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि वो चीज ऐसी है कि उसमें जब आप लिखते भी रहे हैं तो आपके दोस्त भी, मैंने देखा है आपसे कभी कभी वो बहस करते थे, पॉलिटिकल इश्यूज पे भी आप कमेंट्री करते हैं। तो वो नहीं, वो ऐसा था कि जब क्या हुआ, देखो भाई, तो ऐसा है, सबसे बड़ी बात है कि जब ये सोशल मीडिया आया ना, तो हमने रियलाइज किया कि अरे एक जगह आ गई जहां पर मैं बात कर सकता हूँ। सबने रियलाइज किया। अब होता ये था कि कोई भी पॉलिटिकल इशू हो, कुछ भी इशू हो, सोशल इशू हो, आप बात किससे करोगे? तो आपने देखा ये मौका है, इधर बात करो, तो आपने बात करना चालू किया, और आपने देखा अरे 400 लोग पढ़ रहे हैं, 200 लोग पढ़ रहे हैं, कमेंट हो रही है, बात हो रही है। बट आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने रियलाइज किया ये बकवास है, क्योंकि इट इज लाइक आप परेशान हो, आप आपके घर की बालकनी में चले जाओ और बालकनी से चीखो अभी जोर जोर से, पूरी सोसाइटी सुन रही है, कि क्या मतलब है उसका? वो नीचे से, आप ऊपर से चीख रहे हो, वो नीचे वाला ऊपर से चुप हो जा, ज्यादा बात मत कर, वो वहां से बोल रहा है, ये बोल रहा है। देन इट बिकेम, आई अंडरस्टूड दैट अगर आप रियली पॉलिटिकली, जैसे कि मैं पॉलिटिकली एक्टिव नहीं हूं, बट मैं पॉलिटिकली थिंक करता हूं, मतलब मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स इज द वे वेयर सोसाइटी कैन बेनिफिट। तो अगर आपको पॉलिटिक्स करना है या पॉलिटिकल में कंट्रीब्यूशन करना है, तो सोशल मीडिया इज नॉट द प्लेस टू डू इज थ्रू योर वर्क। तो आप आर्टिस्ट हो, आप एक्टर हो, डायरेक्टर हो, राइटर हो, आप उसमें मेहनत करो ना, कहानी लिखो ना, आप कविता लिखो, और आप ऐसी चीज करो जिसके बोलने में 4 लोगों की सुननी नहीं पड़े, वो 4 लोग अपना मन बना के चले जाए। तो सोशल मीडिया का जो मैंने शुरू, और ये मैं या जिन ख्यालों से लोग इत्तेफाक नहीं रखते वो सब चीखते थे, और आज अगर आप देखोगे उसमें से कोई बात नहीं करता, बिकॉज सबने रियलाइज किया कि ये सोशल मीडिया इज टाइम वेस्ट एक्चुअली। टॉक्सिसिटी भी हो जाती है सर, वो आपके कभी कभी आपके नर्व्स पे भी शायद तारी होने लग जाता है। मैंने भी इनफैक्ट ये रियलाइज किया कि, और उस पूरे प्रोसेस में जब मैंने कुछ डिसेंटिंग आवाज निकाली, मैंने तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे भी कोई दोस्त मुझे छोड़कर चले गए, या एक डिस्टेंस नहीं, बिकॉज लोगों को ओपिनियन नहीं चाहिए, लोगों को एक्सेप्टेंस चाहिए।
ऐसे ही है, ऐसे तो ही अभी मेरा बड़ा सिंपल हिसाब है, इंस्टाग्राम लोगों को जलाने के लिए कि मैं लाइफ में मजे कर रहा हूँ, बस लाइफ ट्विटर, गुजारे ला। हाँ, ट्विटर लोगों को भड़काने के लिए कि तुम मतलब गाली देके भागने के लिए ट्विटर है मीडियम, और फेसबुक जो है वो लोगों की शादी और इंतकाल की इंफॉर्मेशन देने का मीडियम है। ये तीन मेरे लिए फिक्स्ड है, लंबे लंबे कुछ कि भाई इसकी शादी है आ जाओ, या फला ये फला हमारे गुजर गए तो वो डाल आ दो जाओ। बस। उससे ज्यादा कुछ नहीं। और बीच में बोर हो गए तो मेरे खाने का वीडियो डाल देता हूँ, बस दैट्स इट। वो ज्यादा अच्छा है। अच्छा सर, आप पाकिस्तान आए हैं? हाँ, मैं आया हूँ ना पाकिस्तान, मैं कराची आया हूँ। मैं, सीरियसली? हाँ, मैं आज से आई डोंट रिमेम्बर, मे बी 18 साल पहले, 17-18 साल पहले आया। मेरे पाकिस्तान में अच्छे दोस्त हैं। मैं आपके वहाँ एक टीवी स्टेशन है, टीवी 1, यस, ताहिर खान साहब का। ताहिर खान साहब है और सीमा जी हैं। तो मेरा तारुफ उनसे था, मैंने उनके लिए प्रोजेक्ट्स किए। सीरियसली? या फॉर बिकॉज हाउ लॉन्ग? हाँ, हाउ लॉन्ग, कितने टाइम के लिए आप यहाँ थे? नहीं नहीं, मैं आया तो 10-15 दिन के लिए था, 4-5 रोज के लिए था, लेकिन मैंने उनके साथ में बिजनेस रिलेशनशिप था मेरा। तो हम यहाँ से फैशन कंटेंट बनाते थे, यहाँ के फैशन प्रोडक्ट्स, फैशन डिजाइनर्स के ऊपर वीडियोस, बिकॉज मेरी एक प्रोडक्शन कंपनी भी है, तो उस पर बना के हम उनके लिए भेजते थे। वहाँ से फिर मेरी दोस्ती हुई वहाँ पर, उनके साथ में एक फरहान ज़हीर हैं जो कि अभी उनकी कंपनी है पिरामिड के नाम से, वो फरहान ज़हीर वहाँ पर थे, उनसे मेरी दोस्ती हुई। मेरे वहाँ पर फिर टीवी 1 में एक थे अहमद फारूकी, तो वो अहमद फारूकी से मेरी अच्छी दोस्ती हुई। अहमद फारूकी से दोस्ती हुई तो अहमद फारूकी की जो बेगम है, मोना, मोना अहमद से भी सोशल मीडिया पे कांटेक्ट हुआ, तो मैं उनको भाभी बोलता था, तो उन्होंने बंद करा दिया भाभी बोलाना, उन्होंने नहीं, आप तो मेरे भैया हैं। तो अब मेरी बहन भी है पाकिस्तान में, और उनके बच्चे हैं, मेरे भांजे भांजियां हैं। तो हमारा बड़ा मतलब है, जैसे बच्चों की शादी होती है, कुछ होती है, तो मेरा बड़ा लिटरली लाइक अ फैमिली, वी ट्रीट ईच अदर विद मैसेजिंग और इन्फॉर्मेशन देना क्या है। तो ये मेरा कांटेक्ट है पाकिस्तान से। 5 साल पहले का मतलब है कि लाइक इन 2002 2004 यू वर हियर, आप तब रफली आए थे? रफली, या कैसा लगा आपको आने आने का तजुर्बा, कैसा था? आप मुंबई में रहते हैं, थोड़े शहर भी मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन बताइएगा वो एज ए सेम था। मुंबई। कोई मुझे ज्यादा, देखो ऐसा था अल्टीमेटली, आप ना, आप पाकिस्तान को देखोगे तो, और स्पेशली वो लोग इंडिया के जो कि नॉर्थ इंडिया से आते हैं, हिंदी बोलने वाले लोग हैं जैसे हम हैं, तो आपको क्या फर्क लगेगा? दिखता आदमी सेम है, खाता आदमी सेम है, बोलता आदमी सेम है, गालियां भी वैसे ही देता है, प्यार भी वैसे ही करता है, पागलपन भी वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है। तो ये इधर इज वेरी रेयर दैट आप एक बॉर्डर क्रॉस करो और आपको सेम रिफ्लेक्शन सामने दिखता है। सो दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और खाने पाने की चीज़ में सिर्फ एक ही मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि पाकिस्तान में वेजिटेरियनिज्म का उस टाइम में इतना कॉन्सेप्ट था नहीं। अब मैं मैं कहीं यही भी सोच खाने रहा जाऊँ, कहीं भी खाने जाओ था। तो वो बेचारा होस्ट पागल हो जाए, आप क्या खाओगे, बोले ये वेजिटेरियन है, बोले क्या खाओगे, बोले भाई आपके घर में दाल चावल तो बना होगा। तो वो सोचते थे दाल, देन आई रियलाइज, क्योंकि आपके खाने में कहीं ना कहीं मीट अंडा कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा, वो था नहीं। तो पहले बार जब मैं पहुंचा, सबसे फर्स्ट, जब मैं पहले दिन पहुंचा, आपके रोजे चल रहे थे, और कोरोना मैं के साथ उन्होंने। और मैं इफ्तारी के वक्त पहुंचा। मैं लैंड इफ्तारी के वक्त हुआ सीमा के ऑफिस में, मैं गया तो सीमा खाना फोन पे थी, मुझे बोला बैठो, मैं बैठ गया टेबल पे, बोला इफ्तारी करो, इफ्तारी सब हुआ अपना, आप लोग अपना जो खजूर खा के प्रोसेस चालू हुआ, आप सबने खाना चालू किया। मैंने मैंने देखा फ्रूट पड़े हैं, समोसे पड़े, तो मैंने खाया एक समोसा। सीमा आई पीछे से, आपने क्या खाया? बोला मैंने वो समोसा खाया। अरे बोला वो तो मटन समोसा था। बोला अरे, बोला हाँ, तो मैं हिंदुस्तानी, मेरे लिए समोसा सिवाय किसी और के कुछ हो नहीं सकता। तो मैंने बोला ये क्या कर दिया? बोला अभी क्या? बोला पता चला आपके यहाँ के वो वेजिटेरियन कोफ्ते भी होते हैं, मुझे तो अब पता चला। हमारा तो कोफ्ते का मतलब ही मीट है। सी आपके लिए डिफ्रेंसिएशन नहीं है ना, जैसे अभी इंडिया में वेजिटेरियन में भी एक डिफ्रेंसिएशन है, हमारे यहाँ जैन वेजिटेरियनिज्म अलग है। कि वी हैव वेजिटेरियन, जो वेजिटेरियन है जिसमें अंडा नहीं होगा, सिर्फ सब्जियां होंगी। लेकिन देयर इज अ जैन फूड ऑल्सो वेजिटेरियन के अंदर, जिसमें लहसुन और प्याज नहीं होगा, एंड इट्स अ रिलीजियस रिक्वायरमेंट। तो आपको जब शादी होती है, कुछ प्रोग्राम होता है, तो आपको एक जैन काउंटर बनाना पड़ता है। उनके लिए उनका खाना अलग होगा। नहीं, खाना वही है जो आपका खाना लगा, पर उसमें कांदा प्याज और लहसुन नहीं है।
आपका जो वेजिटेरियन जो आपकी ये है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, ये दैट इज आल्सो No, it's फॉर I द was रिलीजन? born into a see. I'm a Hindu Brahmin. अब ब्राह्मण क्या है कि आम तौर पे पहले वेजिटेरियन होते थे, अभी आजकल बहुत सारे लोग नहीं है, बट तो इट इज पार्ट, मतलब मेरे 15 पुश्तों में किसी ने नॉन वेज नहीं खाया है, जस्ट गॉन, बट वी आर वेजिटेरियंस या. So ओके। it was out of, I was born in a vegetarian family, but today I am a vegetarian by choice. अच्छा सर, वो जो एक क्वेश्चन बीच में मैंने पूछा था, वो उसका वो रह गया कि ये एक्टिंग की तरफ आने का मामला हाँ, कैसे बना था? जी। नहीं वो बड़ा सिंपल था सर. एक्चुअली क्या था कि मैं कॉलेज में गया था, तो कॉलेज में मतलब पढ़ाई में थोड़ा उतना मैं आई वाज नॉट गुड इन माय स्टडीज, और टाइम पास चल रहा था, तो कॉलेज में एक कोई थिएटर कंपटीशन था, तो उसमें एंटर कर गए, और पता नहीं क्यों सब वहाँ अंधे आए होंगे, तो मैं काना जीत गया हो. तो जब मैं जीत गया, तो मुझे ये इल्यूजन पैदा किया गया मेरे अंदर कि मैं एक्टर हूँ, और अच्छा एक्टर हूँ, और अच्छा हो सकता हूँ. तो इस इल्यूजन से मैं फिर इस पाइप के अंदर घुस गया. पर एक बार इस पाइप में घुस गए आप, तो फिर आप दूसरे तरफ से ही निकलोगे. तो वो हाँ, बट दैट व्हाट हैपेंड वाज दैट उसके थ्रू फिर मेरा थिएटर एक्टिविटी शुरू हुई. मैं काफी थिएटर किया, मैंने 10-12 साल थिएटर किया. तो आप किस साल से सर शुरू किया था? अब सोचो 19 में, ये टाइम है 1983 की 1 ईयर बिफोर माय बर्थ। है. एक मेरे पैदा होने से 1 साल हाँ, पहले। आपके पैदा होने से 1 साल पहले. तो वो मैं उस समय शुरू किया. फिर मैं 1993 94 तक एक्टिंग ही करता रहा, थिएटर में करता रहा. फिर छोड़ दिया, बट बिकॉज माई फैमिली जो है हमारी, वो बेसिकली बिजनेस फैमिली है, तो पिताजी हमारे बड़े परेशान थे. अरे वो मेरे फादर जो थे वो जो हैं मेरे फादर, वो केमिकल इंजीनियर, किसान का बेटा, मेहनत करके स्कॉलरशिप लेके यहाँ तक आया. अरे ये मेरा बेटा क्या एक्टर, मतलब. और वो दौर था, एक्टर बोलने का मतलब ये था कि बर्बाद हो गए, बर्बाद, फिल्म इंडस्ट्री में गए मतलब बर्बाद हो गए. अब वो परेशान. क्या पैसे अच्छे नहीं कमाते थे? क्या इज्जत नहीं होती थी? ये अक्सर लोगों का ये इंप्रेशन क्यों थे, और वो भी जो बॉम्बे में रह रहे हैं, इज्जत उन्होंने तो नहीं, क्लोज। इज्जत नहीं होती थी. मतलब फिल्मों में काम करता है आदमी, मतलब कैरेक्टर ढीला है, फालतू है, बकवास है, शराब पीता है, ये मतलब क्या पता नहीं लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस थी. हाँ, लूज कैरेक्टर है. तो ये सब बातों में चल रहा, अय्याश है, ये सब ऐसे, पता कोई लेना नहीं देना नहीं. बट एनीवे दैट वाज द इंप्रेशन, जो फॉर्चुनेटली थैंकफुली आज नहीं है. लेकिन उस समय ऐसा था. तो हिंदी में एक शब्द है भांड, आई डोंट नो वेदर यस। आपके यहाँ है कि नहीं. तो पिताजी बड़ा गए, वो अपने भाई को बोलते यार ये तो भांड बन गया, ये तो भांड बन गया. अभी उसमें वो नाराज. बट एनीवे फिर उस चक्कर में फिर मेरी शादी हो गई, तो मैंने छोड़ दिया. फिर एक्टिंग और थिएटर मैंने छोड़ दिया. मैंने एक्टिंग और थिएटर फिर लगभग 10 साल छोड़ दिया, 12 साल छोड़ दिया. मैं सिर्फ अपने पिताजी के फादर के साथ काम पे और अपने काम में लग गया, वो करता रहा. फिर वेंट ऑन. फिर वो 2002 में, मैं 2002 तक सब छोड़ दिया था मैंने, मतलब बाय 92 टू 2002 एवरीथिंग वाज गॉन. 2002 में मेरे साथ एक पर्सनल ट्रेजेडी हुई, जब माय वाइफ एक्सपायर्ड. तो मैं, मतलब मैं क्या करता, मैं अटक गया था, तो मैं घर में ही बैठा रहा. तब उससे मेरे कुछ दोस्त थे, वो आए थे. तो नॉर्मली क्या होता है कि ये हमारे मुल्कों में इस तरह की जब हरकतें होती हैं, इस तरह के वाक़े होते हैं, तो फैमिली आपको स्पिरिचुअल साइड पे ज़्यादा धकेलना शुरू करती है. भाई मंदिर जाओ, पूजा करो, खुश रहो, मतलब सो ऑल दैट. मेरे पास एक रास्ता था कि मैं उधर चला जाऊं, लेकिन दूसरा रास्ता था आई गो बैक टू माई आर्ट. बट ये मेरे ख्याल में भी नहीं आया. लेकिन मेरे कुछ दोस्त थे पुराने थिएटर वाले, वो आए मेरे पास, वो मुझे घर से बाहर निकालना उन्होंने शुरू किया 2-2.5 साल के बाद, कि चलो नाटक देखते हैं, चलो फिल्म देखते हैं, फिल्म की बात करते हैं, लिखने की बात. ऐसे करते करते 2002 से शुरू हुआ ये काम. 2004 में आके मैं थोड़ा इस थॉट में आया कि मैं वापस कुछ करता हूँ. तब मैंने दोबारा थिएटर शुरू किया. उसी के बाद पा आई, और फिर ये यहाँ तक हुआ. पहली फिल्म आपकी पा थी जो रिलीज? सेकेंड इनिंग में. ओके। ओके। तो फिल्मों में सर आने के बाद कैसा रहा आपका, मतलब एक्सपीरियंस? आपको कितना फर्क लगा? थिएटर में आपने किन किन के साथ काम किया है? तो थिएटर में ऐसा है ना कि थिएटर, बॉम्बे थिएटर सीन जो है वो, आई वर्क विद बेसिकली एक्सपेरिमेंटल थिएटर एंड थिएटर पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम एमेच्योर स्पेस ऑल्सो. तो बड़े लोगों में एक्चुअली जिनका नाम आई डोंट नो वेदर यू नो, बट बॉम्बे के बहुत ही प्रसिद्ध थिएटर गुरु होके गए हैं, उनका नाम था पंडित सत्यदेव दुबे. बहुत बड़े थिएटर
प्रोपोनेंट रहे, बहुत बड़े। तो उनके आखिरी दिनों में उन्होंने एक नाटक किया था, उसमें मैंने काम किया। बाकी मैंने इंडिया के राइटर्स थे, राइटर्स लाइक प्रदीप राणे, महेश एलकुंचवार, बादल सरकार, ये इस तरह के नाटक वाले हैं जो बेसिकली सोशलिस्ट, लेफ्टिस्ट, समाज में चेंज लाने वाले ख्याल, ऐसे लोगों के नाटकों में काम किया, जो कि बॉम्बे के थ्रू काम किया। थिएटर में वहाँ अटेंडेंस कैसी रहती है? हमारे, मैंने देखा है हमारे कुछ थिएटर कमर्शियल तो लोग देखने जाते हैं, लेकिन जो थोड़े से आप कुछ सिखाने समझाने के लिए किए जाते हैं, नॉर्मली उनमें इतनी अटेंडेंस यहाँ नहीं होती, कराची में मैंने देखा है। आपके यहाँ कैसा है? हमारे यहाँ थिएटर ट्रेडिशन बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल बॉम्बे थिएटर में नसीरुद्दीन शाह हैं। अब नसीर भाई जब नाटक करते हैं और जब बुकिंग ओपन करते हैं, तो मेरे ख्याल से अगर सुबह देर ओपन की तो शाम तक तो वो फुल हो जाता है, मतलब आपको टिकट मिलेगी ही नहीं। देयर आर अदर बिग थिएटर कंपनीज हु आर डूइंग प्रोडक्शन। तो बॉम्बे में क्या है कि हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी जगह है, पृथ्वी थिएटर। हाँ, वैसे जैसे दिल्ली में श्री राम सेंटर है, हैबिटेट है, बैंगलोर में रंग शंकरा है, तो ऑल्टरनेटिव स्पेसेस बहुत बड़ी बड़ी है। इनमें सब में 300-400 की कैपेसिटी है, और भी छोटे छोटे ऑडिटोरियम्स है, 25 के, 40 के, ऐसे भर भर के हैं। तो ये सब आमतौर पे फुल होते हैं, लोग देखने आते हैं। और जिस तरीके के एमेच्योर थिएटर आप करते थे, जो आप बता रहे हैं, उसमें भी लोग आते थे देखने के लिए? हाँ, हमने पृथ्वी में किया, उसमें मतलब हमने अच्छे शोज किए। मैंने चिल्ड्रन प्लेस किए, मैंने कॉमेडी प्लेस किया, मैंने एक इंग्लिश प्ले किया था अनोयंस, 2 इंग्लिश प्ले किया एक्चुअली, एक किया अनोयंस, और एक दारियो फो है इटालियन राइटर, उनका प्ले किया था ओपन कपल। बिकॉज यहाँ थिएटर को काफी तवज्जो दी जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं देखता हूँ तहजीब आफी के शो देखता हूँ, अब मैं देखता हूँ तहजीब आफी के शो में बच्चे बैठे हुए 18 से 20 से 22 साल के। ये भाई साहब यहाँ बैठ के 2 घंटे तक शेर सुना रहे हैं, वो लोग सामने बैठ के वाह वाह ये सब चल रहा है। ये हमारे यहाँ नहीं होता, खामोशी से सुनते रहेंगे। हाँ नहीं, यहाँ पर देखो, मैं किसी को उस दिन बता रहा था, जो भी छोटा लिखता हूँ, तो मैंने बोला यार ये शेर और शायरी सुनाने के लिए ना मैं तो सुना लूंगा, लेकिन सामने सुनने वाले की भी तमीज होनी चाहिए ना। अगर उसमें सुनने की तमीज ही नहीं है तो वो तो शायर को स्टेज पे मार डालेगा वो। तो बोला अरे तुम तो वाहवाही बटोरना चाहते हो। बोला हमको वाहवाही नहीं बटोरनी है, एक मिजाज है उस चीज का, लेकिन वो एक चीज है। अगर आप शेर के बीच में, अब आपका जो वहां बैठा हुआ है, क्या बोलते हैं, सदर है महफिल, वो उसका कारण, उसका रीजन ही है कि वो शायर को धक्का मारने के लिए बैठा हुआ, और कुछ नहीं है। हो गया तेरा, अब तू जा। नहीं, वो एक लाइन बोलता तो उसको धक्का मार रहा है, उसको उसकी लाइन को रिपीट करके, और ऑडियंस वहां से मुकर, तो ये मजा है। तो ये जो तमीज है ना, ये पाकिस्तान में है। तो सर रेख्ता आपने फॉलो किया, जो ये दिल्ली वगैरह में होते हैं? अभी भी रेख्ता का इवेंट एंड हुआ है। मैंने किया ना, रेख्ता का अटेंड किया, लेकिन वो रेख्ता इतना बड़ा इवेंट है। अब आपको जब मैं तहजीब आफी को देखता हूँ, वो इस कॉलेज में गए, इस रूम में गए, इस कमरे में गए, इसको मिले। मैंने तहजीब आफी के हंड्रेड्स ऑफ आवर्स का प्रोग्राम देखा होगा, और मैंने कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा जिसमें सामने वाली जो लोग ऑडियंस थी वो उसको लेने के लिए बैठी हो, दोनों हाथों से बैठना। तो ये आपके जबरदस्त है, ये जबरदस्त। आप अभी देखिएगा, आपके यहाँ अगर ZEE5 OTT आता है तो आप देखिए डिस्पैच। सर मैंने देखी है डिस्पैच, मैं थोड़ा ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा, अगर आप बुरा ना माने तो। नहीं बोले, कोई आपने चूंकि रिकमेंड किया तो आई एम श्योर कि आपको शायद अच्छी लगी, क्योंकि मतलब मैंने वो देखी, एंड आई एम अ जर्नलिस्ट माई सेल्फ, आई एम वर्किंग विद जर्नलिज्म फॉर पास्ट सो मेनी इयर्स। तो मैं उसको समझ नहीं पाया, मैं ग्रैस्प नहीं कर पाया कि मनोज सर ने उसमें उन्होंने क्या उनसे करवाया है। मतलब कौन सा ऐसा जर्नलिस्ट होगा हु विल रिस्क हिज लाइफ टू डिग आउट सम स्टोरी। और दूसरा ये कि मतलब ये चलें, ये तो सिनेमैटिक लिबर्टी है ना कि अगर वो कुछ न्यूडिटी या कुछ थोड़ा सा एडल्ट कंटेंट करते हैं, बट आई डोंट नो व्हाई आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम। आई नो बट इंडिया में ये जो क्राइम जर्नलिस्ट है ना, ओके, जितने क्रिमिनल जर्नलिस्ट है, इनकी लाइन से ऐसे ही उड़े हैं सब। ये बहुत, बिकॉज क्राइम जर्नलिस्ट क्या करते हैं, सोर्स के लिए कहाँ जाएंगे, क्रिमिनल के पास जाएंगे। अब उनकी तनख्वाह है 4-5 हजार, क्रिमिनल उनको बोलेगा ले तू 50 हजार ले, मुझे वहां से तू रिवर्स इन्फॉर्मेशन लेके आ, या तू इसके, मतलब सडनली वो क्रिमिनल्स के ही गेम के एंट्रैपमेंट में आ जाते हैं। ओके। ऐसे कई एक बहुत बड़ा डे करके एक रिपोर्टर था, वो मारा गया, कई लोग मारे गए ऐसे, लिटरली मर्डर्ड हुए, मर्डर्ड बाय द सामने वाला। तो ये तो हाँ, तो ये क्या है कि, और दूसरा क्या है कि व्हाई आई लाइक डिस्पैच इज बिकॉज
उसका जर्नलिस्ट होना, वो जर्नलिस्ट हो सकता था, बिजनेसमैन हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, बट इट इज एक्चुअली द कैरेक्टर एंड द फ्लॉ इन द कैरेक्टर दैट मनोज वाजपेयी रिप्रेजेंट्स। एक तरफ आप देखो, एक तरफ बातें बड़ी बड़ी करना, मैं स्कैम खोलने वाला हूं, मैं फला करने वाला हूं, मैं ढिमका करने वाला हूं, और दूसरी तरफ कुछ चवन्नीगिरी वाले काम कर रहा है, इसका डील उसके साथ कर रहा है, उसका डील इसके साथ कर रहा है, द काइंड ऑफ वुमनाइजिंग इज डूइंग, द काइंड ऑफ स्टुपिडिटीज इज डूइंग, द काइंड ऑफ वायलेंस इज डूइंग टू हिज ओन वाइफ, द काइंड ऑफ वायलेंस इज डूइंग टू हिज पेरेंट्स। तो मतलब आज के मॉडर्न लाइफ में ऐसा नहीं, भगवान नहीं करे कोई ऐसा बने, लेकिन इतना ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है ना ह्यूमन लाइफ का कि बहुत मुश्किल है ये जो बहुत मुश्किल है। आप तो या पढ़े लिखे होने चाहिए, सुलझे होने चाहिए अपने आप को बचाने के लिए। आज की दौर में फिसलना बहुत आसान है, बहुत आसान। हाँ, चलिए ये इसलिए मुझे अच्छा लगा। थैंक्स टू यू आई रियलाइज कि इसका कंटेक्स्ट क्या है, बिकॉज जिस तरीके का जर्नलिज्म हमने यहाँ देखा है, आपके यहाँ अलग, तो हर देश का अलग होगा, हमारे यहाँ ऐसा है। ये अच्छा आपने मेरे इल्म में इजाफा किया, क्योंकि मैं उसको समझ नहीं पाया उसके कैरेक्टर को कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मतलब उस कैरेक्टर को समझने के लिए उस नजर से देखना जरूरी है जिस माहौल में वो काम करता है। करेक्ट, रियलिटी। जगदीश सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, कि आपने टाइम निकाला, और मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा हमने बातें की और बहुत ही मजे की बातें की। आई होप आपने भी उतना ही एंजॉय किया। नहीं, बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू एवरीबॉडी इन पाकिस्तान। और देखते रहिए हम लोगों को, आप देखोगे तो हम बढ़ेंगे।